Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2017 में आई हुई साई-फाई हॉरर मूवी लाइफ को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है, ये रॉटेन टमेटो पे 67% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 54% है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। इसकी कहानी एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स को फॉलो करती है जो स्पेस स्टेशन में होते हैं, जो एक नए लाइफ फॉर्म को ढूंढते हैं जो पहली बार होता है अर्थ को छोड़ के कहीं और मिला हुआ। मगर वो लोग फ्रेंडली नहीं होते हैं एज सच और पूरी चीज जल्दी ही सरवाइव करने के स्ट्रगल में बदल जाती है। मूवी की कहानी काफी सीधी है जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, मगर इसकी एंडिंग हमको काफी सारे सवाल करने पे मजबूर कर देती है कि ऐसा कैसे हुआ होगा और अब आगे क्या चीज होने वाला है। और इसका जो फाइनल सीन है उसको असल में एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये जो स्पेस स्टेशन है वो सबसे ज्यादा महंगा होता है सारे स्पेस स्टेशन के हिसाब से, जो $100 बिलियन से भी ज्यादा का है। कैप्टन ई का, जिसका असली नाम बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, ब्लू कॉलर वाला फ्लाइट इंजीनियर रोरी, डॉक्टर जॉर्डन जो स्पेस स्टेशन में 1 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं, सेंटर फॉर डिजीज के रिप्रेजेंटेटिव मिरांडा नॉट, टेक्नीशियन मुराकामी क्रू का पार्ट होते हैं और फाइनली हेड साइंटिस्ट ह्यू डेरी उनके साथ हैं। वो लोग काफी जरूरी मिशन के एंड पे होते हैं जो होता है सॉइल सैंपल कलेक्ट करने का मार्स से। मगर एक फाइनल कैप्सूल जो होता है वो डैमेज हो जाता है जो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया होता है और ये तो क्लियर हो जाता है कि वो सैंपल काफी ज्यादा जरूरी है क्रू के लिए, क्योंकि वो उसको लाने के लिए अपनी लाइफ तक को रिस्क कर देते हैं। सैंपल के वापस लाए जाने पे ह्यू सॉइल के बीच में अनआइडेंटिफाइड सिंगल ऑर्गेनिज्म को ढूंढता है जो पहला लाइफ फॉर्म होता है अर्थ से नहीं। पहले तो देखने में लगता है कि वो ऑर्गेनिज्म शायद मरा हुआ है, मगर जब ह्यू एटमॉस्फेयर की सेटिंग बदलता है उसके बॉक्स के अंदर जो अर्थ के लेवल से मैच होती है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले के हिसाब से, तब वो धीरे धीरे जिंदा होने लगता है। ये डिस्कवरी ऑब्वियसली बड़ी चीज है ह्यूमन काइंड के हिस्ट्री में और पूरी दुनिया साथ में आती है इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए। नेशंस के स्कूल तक के बीच में एक कॉन्टेस्ट होता है जहाँ जीतने वाला उसका नाम रखेगा और वो लोग इसका नाम फाइनली कैल्विन रखने का डिसाइड करते हैं। ह्यू और बाकी सारे क्रू वाले नए स्पीशीज से फैसिनेटेड होते हैं और अपने आप को उसके बारे में सब कुछ जानने में लग जाते हैं। कैल्विन के बारे में हमको मालूम चलता है कि वो सिंगल सेल की तरह शुरू होता है जो हमारे सेल जैसे पूरा होता है और वो लोग ये भी बोलते हैं कि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्टी है जैसे कि पेड़ों में होता है और उसके छोटे साइज में जो वो ग्रोथ हो रहे हैं वो हल्के से रूट्स जैसे दिखाई देते हैं और थोड़े बड़े साइज में वो फ्लावर जैसा दिखने लगता है। ऑल्सो वो हमारे जैसे कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म में है तो उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और खाना चाहिए। कैल्विन का ग्रोथ अचानक से बढ़ जाता है जब ह्यू बिना ध्यान दिए हुए भूल जाता है लैब को बंद करना, जिससे वो जो एटमॉस्फेयर बनाया हुआ होता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्विन वापस से मरा हुआ दिखने लगता है। बाकी सब देख रहे होते हैं तब कैल्विन को ह्यू इलेक्ट्रिसिटी वॉन्ड यूज करके रिवाइव करने की कोशिश करने में लग जाता है, मगर वो इस चीज से काफी ज्यादा पिस्ड हो जाता है और उल्टा उस वॉन्ड को वो तोड़ देता है, जिसके बाद ह्यू के हाथ पे आके वो चिपक जाता है। हो सकता है ह्यू ने बिजली का जो इस्तेमाल करा था उसकी वजह से ऐसा हुआ हो, क्योंकि उसको पहली बार ऐसा लगा होगा कि शायद अब तक जो उसका सर्वाइवल है उस पे थ्रेट की चीज आ गई है और वो ऐसा कोई भी चीज अपना नहीं दिखाया था उस इलेक्ट्रिसिटी वॉन्ड को यूज करने से पहले। बाद में वो ह्यू को छोड़ तो देता है, मगर ह्यू की बेहोश बॉडी हवा में ऐसे ही उड़ने लगती है, मतलब फ्लोट करने लगती है। उसके बाद वो टूटे हुए वॉन्ड को ग्लव्स को तोड़ने में यूज करता है जो बॉक्स में होता है, जिसके बाद वो लैब में आजाद हो जाता है और एक चूहे को काफी बुरी तरह से खा लेता है। हमको देख के मालूम चलता है कि चूहे को खाने के बाद कैल्विन का साइज एक्चुअली में थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे वो साइज में बड़ा होता है वो और ज्यादा बड़ा खाना खाने लगता है, जिससे कैल्विन भी अपने साइज में बढ़ता जाता है। इसके बाद रोरी डिसाइड करता है कि वो ह्यू को बचाने का रिस्क लेगा और वो कमरे के बाहर निकलने ही वाला होता है, मगर उल्टा लैब में ही फंस जाता है और कैल्विन उसके पास में ही होता है। रोरी फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है कैल्विन पे बार बार, मगर उसका उस पे कोई असर नहीं हो रहा होता और हमको मालूम चलता है कि असल में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कैल्विन को चोट पहुंचा सकती है। रोरी एक मोमेंट के लिए कैल्विन को खो देता है जब वो लैब कैबिनेट्स में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक से कैल्विन रोरी के मुंह के अंदर सीधे घुस जाता है। वो खून की खांसी करने लगता है धीरे धीरे, जिसके बाद बहुत सारा खून बाहर आता है और जीरो ग्रेविटी स्पेस में फ्लोट होने लग जाता है। उसके बाद कैल्विन उसके मुंह से बाहर आता है और साइज में अब वो काफी ज्यादा बड़ा लगने लगा हुआ होता है पहले के हिसाब से। इस पॉइंट के बाद से मूवी कैल्विन वर्सेस द क्रू में बदल जाती है जब वो क्रीचर उनके पास आके उनको धीरे धीरे अलग करके मारने
मारने लगता है। हमको एज सच इन सीन्स में कुछ नया चीज नहीं मालूम चलता है, तो मैं इसको इन शॉर्ट में ही समझाऊंगी। केल्विन लैब से एस्केप कर जाता है सीलिंग वेंट में। पहली बार में किसी को मालूम नहीं चलता कि वो कहाँ है, मगर धीरे धीरे बैड कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाता है अचानक से, जिसके बाद उनको मालूम चलता है कि ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि जो कूलेंट उसमें इस्तेमाल होता है वो मोस्ट लाइकली केल्विन ने खा लिया होगा। उसके बाद कैप्टन ई का स्पेस वॉक लेने जाते हैं बाहर की तरफ वाल्व को चेक करके उसको रीसेट करने के लिए, और केल्विन अपने आप को उससे अटैच कर लेता है, जिसके बाद उनके सूट का जो कूलेंट सिस्टम है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से उनके हेलमेट में डेडली टाइप का फ्लूइड भरने लगता है। वो जल्दी से अपने आप को वापस से शिप के मेन एरिया में लाने की कोशिश करती है, मगर जॉर्डन को अंत में वो दरवाजा खोलने को मना कर देती है, जिससे केल्विन भी वापस अंदर ना आ सके। मतलब वो अपने आप को इस चीज में सैक्रिफाइस कर देती है जिससे कि केल्विन अंदर ना आए, मगर तब भी केल्विन वापस शिप में अंदर आ जाता है। कुछ समय के लिए उनको नहीं मालूम चलता कि केल्विन कहाँ है एग्जैक्टली, मगर अचानक बीमार होने लगता है ह्यू, और उससे मालूम चलता है कि केल्विन वही है और उसने अपने आप को अटैच करा हुआ है उसके पैर से। वो ह्यू को मार देता है और बाकी के क्रू वालों को शिप में दौड़ाने लगता है। मिरांडा और जॉर्डन अलग हो जाते हैं और केल्विन उनके पीछे पड़ जाता है, जो अपना रास्ता एक स्लीपिंग कैप्सूल तक बनाता है और उसका लिड बंद कर देता है, और केल्विन उससे अपने आप को लैच कर लेता है और ग्लास को क्रश करने लगता है, मगर अचानक से उसको छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद जॉर्डन को एक शटल स्पेस स्टेशन उसके तरफ आता हुआ दिखाई देता है, मगर वो कोई रेस्क्यू टीम नहीं होता। मिरांडा जो हमेशा मूवी में बार बार फायरवॉल्स की बात करती थी, वो बताती है कि उसके मिशन का पूरा मकसद ये है कि केल्विन अर्थ तक ना पहुंच सके, इसलिए फायरवॉल्स लगाया गया था कि ऐसा ना हो। मतलब वो रेस्क्यू पॉड असल में वहाँ उनको बचाने के लिए नहीं है, उल्टा वो वहाँ इसलिए है जिससे कि उनको या जो भी कुछ बचा हुआ है उसको फिर से स्पेस स्टेशन में डीप स्पेस में उनको फेंक दिया जा सके, जिससे केल्विन हमेशा के लिए हमारे प्लेनेट से और ज्यादा दूर चले जाए और उस तक ना पहुंच सके। अब तक शॉ को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है और वो उसको अभी भी लग रहा होता है कि एक रेस्क्यू शटल है, दैट इज इट। वो शटल तक तो पहुंच जाता है, मगर अंदर उसको केल्विन अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है और स्पेस स्टेशन में आके क्रैश हो जाता है। अब बस मिरांडा और जॉर्डन बचे हुए होते हैं, और क्योंकि स्पेस स्टेशन काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है, तो अब सीधे अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ वो गिरने लगता है। अब जब उनके पास जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि केल्विन को अर्थ तक नहीं पहुंचने देना है, तो वो लोग डेस्परेट प्लान बनाते हैं उसको रोकने के लिए। वो लोग वहाँ के जो पॉड्स होते हैं उसमें एस्केप कर जाते हैं, जिसमें मिरांडा एक वापस अर्थ में लेके जाएगी और दूसरे से जॉर्डन केल्विन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। और एक बार जब दोनों अंदर फंस गए होंगे तो जॉर्डन डीप स्पेस में रीराउट करेगा शेल को ट्रैजेक्टरी के थ्रू, जिससे कि वो वहाँ से दूर जा सके और एक तरह से अपने आप को मार डालेगा, मगर उससे कम से कम केल्विन तो रुक जाएगा अर्थ में आने से। चीजें प्लान के हिसाब से ही होती हैं, जहाँ जॉर्डन ऑक्सीजन कैंडल्स का इस्तेमाल करता है केल्विन को एस्केप कराने में पॉड तक, जिससे कि बाद में वो दोनों पॉड में सक्सेसफुली इजेक्ट हो जाते हैं, मगर जो टुकड़े होते हैं स्पेस स्टेशन के बिखरे हुए उससे वो दोनों लोग हिट हो जाते हैं, जिससे कि उनका जो ट्रायजेक्टरी है वो ऑफ कोर्स चला जाता है। ये सीन व्यूअर्स के लिए जानबूझ के कंफ्यूजिंग छोड़ा गया है और हमको दिखाई देता है कि मिरांडा अर्थ की तरफ जा रही है और जॉर्डन भी मैनुअली अपना ट्रायजेक्टरी बदलता है, और उसके बाद केल्विन जॉर्डन पे अटैक कर देता है और हमको लगने लगता है कि जॉर्डन मारा गया है। एक बार जब शटल लैंड करता है, पास के फिशिंग बोट उसको देखने के लिए जाता है और जाके उसको इन्वेस्टिगेट करता है। एक फिशरमैन उसका हैच का दरवाजा खोलता है और मालूम चलता है कि वो असल में जॉर्डन का शटल है, मिरांडा का नहीं, और हमको मिरांडा को फ्रीक आउट करते हुए दिखाया जाता है, जो अब स्पेस शटल में मैल फंक्शन की वजह से और डीप स्पेस के अंदर चली जा रही होती है। क्रेजी चीज ये है कि जॉर्डन अभी भी जिंदा है, मगर वो अभी भी मुश्किल जगह पर ही फंसा हुआ है। केल्विन अब ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, अपने आप को प्लांट वाले स्टेट में करके, जो स्पाइडर जैसे वेबिंग में उसको पूरी तरह से जॉर्डन और शटल में घेरा हुआ होता है, और फिशरमैन ये देख के शॉक हो जाता है। और हमको और ज्यादा ओशन को दिखाया जाता है, जहाँ और बोट्स हमें दिखाई देते हैं जो शटल के तरफ आ रहे होते हैं। जो पूरा पॉइंट था केल्विन को अर्थ तक नहीं पहुंचवाने का, वो एक्चुअली में फेल हो गया होता है, मगर जॉर्डन अभी भी जिंदा कैसे है? मुझे लगता है कि शायद वो केल्विन के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होगा। हमको जैसे पहले दिखाया होता है कि केल्विन को वापस जिंदा करने के लिए उसका पूरा एटमॉस्फेयर को बदलना पड़ा था, तो मतलब ये हो सकता है कि शायद शटल में रहने की वजह से और हमारे प्रेजेंट एटमॉस्फेयर की वजह से वो वापस से अपने डोरमेंट स्टेट में चला गया हो अपने आप को सरवाइव कराने के लिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि
पूरा ट्रिप में उसने धीरे धीरे जॉर्डन पे फीड करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि उसको नहीं मालूम होगा कि उसका अगला खाना कहाँ से आएगा। मगर वो दूसरे की तरह जॉर्डन को मार नहीं डालता है, बल्कि उसके अराउंड अपने आप को लपेट लेता है। तो हो सकता है कि वो सिर्फ उस पे फीड नहीं कर रहा होगा और कुछ और चीज होगी जिसकी वजह से उसने ऐसा करा होगा। मगर ऐसा सोचना एटलीस्ट जॉर्डन के बचने को एक्सप्लेन करता है। अब केल्विन वापस से डोरमेंट हो गया होता है, तो जॉर्डन वहाँ से बाहर निकल पाता है बाय चांस। और अगर केल्विन ऑफेंसिव साइड में होता तो अब तक उस फिशरमैन को वो अटैक करके मार चुका होता, जिसने बेसिकली वो हैच खोला था उसको। तो ये और भी ज्यादा बचने के लिए गहरी नींद में जाने वाले बात को भी भारी करता है। अभी भी ह्यूमैनिटी के पास सरवाइव करने का चांस है, मगर हमको मालूम नहीं है कि उसको कैसे मारा जाएगा। और अब वो अर्थ पे आ चुका है, मतलब उसको कैप्सूल के अंदर ही छोड़ देना चाहिए था स्पेस में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनीवेज, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।